अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम एक न्यू लैंग्वेज या न्यू फ्रेमवर्क कह लो आप पढ़ने जा रहे हैं सर। और जो आज की क्लासेस के बाद अब जितनी भी क्लासेस होंगी वो हम ASP.NET कोर MVC का कोर्स इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ASP.NET कोर MVC फ्रेमवर्क। तो पहले ये समझते हैं पढ़ने से भी पहले कि यार ये होता क्या है, हम इसे यूज क्यों करें और इससे यूज करने से हमें फायदा क्या होगा। जब तक आपको किसी चीज का यूज समझ में ना आए तब तक आप उसे यूज करना आपके लिए भी बेकार है और समझना भी बेकार है। ASP.NET कोर MVC माइक्रोसॉफ्ट का मैंने आपको एक बात इस सेमेस्टर में बताई थी कि हम जितने भी प्रोडक्ट्स इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो सब के सब माइक्रोसॉफ्ट के होंगे सिवाय एक के, जो था एंगुलर। एंगुलर जो है वो गूगल का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। जबकि जितने भी प्रोडक्ट आपने एसक्यूएल सर्वर पढ़े, सी शार्प पढ़ी या सी शार्प के बाद आप डॉट नेट पढ़ रहे हैं, ये तमाम प्रोडक्ट्स आपके माइक्रोसॉफ्ट के बनाए हुए हैं। तो ASP.NET कोर MVC माइक्रोसॉफ्ट का एक मॉडर्न यानी जदीद ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। ओपन सोर्स का मतलब अगर आपको नहीं पता तो बता दूं। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जिसको आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। मतलब उसे आप डाउनलोड इजीली कर सकते हो, आपको उसको डाउनलोड करने के लिए पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओपन सोर्स का एक मतलब ये होता है, एक और मतलब भी होता है, वो ये होता है कि अगर आप कोई ऐसा कोड या कोई ऐसा प्रोग्राम लिख लेते हो जो आप चाहते हो कि यार वो आपकी कंट्रीब्यूशन में शामिल हो, ASP.NET कोर्स अपने पास इंक्लूड करे, तो वो भी आप उसमें अपना एज पार्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यहां पर लिखा है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कई बार बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर बताऊंगा। फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, सेट ऑफ कोड से मिलकर बनता है, जो जिसमें आपके पास पहले से आपको बना बनाया एक फोल्डर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कुछ काम हुआ हुआ पहले से दिखता है, बस आपने क्या करना होता है, आपने जो काम करना है वो कॉमन काम जो आप रोजाना के बिहाफ पे कर रहे होते हैं वो तमाम काम आपके फ्रेमवर्क्स में पहले से बने हुए होते हैं। आप आते हो, आप उसके आगे से अपना काम शुरू कर देते हो। अगर एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए, जैसे हम बात करते हैं PHP की, तो PHP में आपने क्या देखा होगा कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं तो वहां पर सबसे पहले तो आप अपना एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूं तो मैंने एक फोल्डर का नाम रखा है स्कूल। उस स्कूल को बनाने के बाद आप उसके अंदर एसेट्स का फोल्डर बनाते हैं, इमेजेस बनाते हैं, CSS बनाते हैं, JS बनाते हैं, फिर आप PHP की फाइलें बनाते हैं। पता नहीं आप बहुत सारी फाइल्स को इंक्लूड करते हुए नहीं, आपने देखा कि मैंने हर एक चीज को बिल्कुल कोर्स यानी स्क्रैच से स्टार्ट किया और एट द एंड मेरा प्रोजेक्ट आखिर तक जाता है। तो यही यही प्रॉब्लम थी कि फ्रेमवर्क को लाने की। तो उन्होंने कहा यार रोजाना के बिहाफ पे कुछ ऐसे काम होते हैं जो डेवलपर रोजाना करता है। एग्जाम्पल, जब आप एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो हमेशा एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हो ना। हर बार एक फोल्डर क्रिएट होता है, हर बार उस फोल्डर के अंदर फाइल्स मौजूद होती हैं, हर बार कनेक्टिविटी बनाते हो, हर बार लॉगिन और रजिस्टर बनाते हो। तो कुछ कॉमन काम तो फ्रेमवर्क ने कहा यार रोजाना के बिहाफ पे जो काम डेवलपर्स कर रहे हैं तो उससे बेहतर है कि वो जो काम रोजाना कर रहे हैं हम उन्हें बना बनाया एक सिस्टम प्रोवाइड कर दें, जिससे वो क्या कर सके, अपना टाइम भी बचा सके और उसके बाद से अपने आगे के काम को कंटिन्यू कर सकें। तो उन्होंने फ्रेमवर्क बनाना इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट के अंदर। इसकी एग्जांपल रियल लाइफ में हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें मैगी खानी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम मेट्रो जाते हैं, मेट्रो जाने के बाद वहां से नूडल्स लेते हैं, नूडल्स के बाद जितनी भी आपके पास वेजिटेबल्स आइटम होते हैं, चिकन आइटम्स होते हैं, वो तमाम आइटम्स लें। उसके बाद ऐसी बात है, इसको पकाना भी तो है तो चूल्हा लेना पड़ेगा आपको, फिर सिलेंडर लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे काम हम खुद से कर रहे हैं और हम नीचे आते हैं, कटिंग करेंगे, चिकन के पीसेस बॉयल करेंगे, जो भी करेंगे तमाम करने के बाद हमने नूडल्स में डाला, नूडल्स बन के तैयार हुई, इसके बाद हम सबने खा लिया। यहाँ पर क्या हुआ, हमने स्क्रैच से काम को यानी स्टार्ट से काम को स्टार्ट किया और एट द एंड भी हमने काम को खुद खुद ही एंड किया। तो अब समझो, इमेजिन करो दोबारा हमने नूडल्स खाने हैं, हम ऊपर गए फटाफट 2 मिनट्स मैगी नूडल्स लिए, बने बनाए, लेकर आए, बॉयल पानी में डाला, बनाया, खा लिया। तो ज्यादा आसान आपके लिए कंफर्ट कौन सा रहा, 2 मिनट्स मैगी नूडल्स, जहां पर आपने क्या किया, लेकर आया और आपने इजीली पकाया और खा लिया। यहां पर आपने क्या करना पड़ा, स्क्रैच से सारा काम करना पड़ा। यहां पर आपको क्या, पहले से कुछ बना बनाया काम आपको पहले से मिल गया, आपने उसी को फॉलो करते हुए अपने काम को आगे कंटिन्यू कर लिया। सो दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। बात समझ में आई, जहां पर हमें कुछ प्री बिल्ट इन कोड्स या प्री बिल्ट रूल्स बने हुए मिल जाते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपने काम को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको फ्रेमवर्क कहते हैं। तो फ्रेमवर्क क्या है, बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे सेट ऑफ कोड का एक मजमुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने काम को फर्दर आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें कुछ काम पहले से प्री बिल्ट बना हुआ मिल जाता है, हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको फ्रेमवर्क कहते हैं।
बात समझ में आई कि फ्रेमवर्क क्या होता है? समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या बोला, एएसपी डॉट नेट कोर माइक्रोसॉफ्ट का एक मॉडर्न ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, जिससे जिससे हम वेब एप्लीकेशन और एपीआईज बनाते हैं। यानी आप इस एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके क्या बना सकते हैं? वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जिसका आपको कब से इंतजार था, सर हम कब वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, किस पे बनाएंगे? तो हम इसी पे बनाएंगे। और एपीआईज बना सकते हैं। याद रखिएगा, एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी या एएसपी डॉट नेट कोर हो, तो हम दोनों ही की बात करें तो दोनों फ्रेमवर्क के अंदर आपको एक चीज बड़ी कॉमन है, वो आपने याद रखनी है। वो क्या है? वो ये है कि जब हम इस पे काम कर रहे होंगे तो इसके बैकएंड पे जो लैंग्वेज यूज होगी वो होगी सी शार्प। तो अगर किसी भी बच्चे की सी शार्प में कोई टॉपिक उसको सही से कवर्ड नहीं है, तो वो पिछली सी शार्प की पूरी सीरीज में जाकर अपनी कोई वीडियो को देख सकता है, ताकि उसकी नॉलेज इंक्रीज हो और उसके बाद ही वो एसपी डॉट नेट कोर पर काम कंटिन्यू करे। एएसपी डॉट नेट कोर सीखने से पहले उसकी बैक लैंग्वेज को सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको सी शार्प इस कोर्स में पढ़ाई गई थी। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो यानी इसके बैकएंड पे जो लैंग्वेजेस काम करेंगी वो कौन सी होगी? सी शार्प होगी। अब आपको पता चल गया कि एसपी डॉट नेट कोर क्या है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके जरिए हम क्या बना सकते हैं? वेब एप्लीकेशन और एपीआई वगैरह बना सकते हैं। एमवीसी, अब इसके अंदर आपने एक जुमला सुना, मैं कब से कह रहा हूं, एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी। एमवीसी की बात कर रहा हूं मैं। करवा दी था। तो हम कब से स्टार्ट से एक जुमला पढ़ रहे हैं एमवीसी, देखो दो बार हमें लिखा हुआ दिखा। मुझे पता है आप लोग एमवीसी के बारे में जानते हो, लेकिन एक बार फिर से इसको ओवरव्यू करेंगे। एएसपी, अच्छा यहां पर आप समझ रहे हो कि शायद एमवीसी कोई लैंग्वेज है। अगर एक न्यू बच्चा आता है वो समझता है शायद एमवीसी कोई लैंग्वेज है। एमवीसी कोई एक लैंग्वेज नहीं है, एमवीसी बस एक डिजाइन पैटर्न है। अब डिजाइन पैटर्न से क्या मुराद है? एमवीसी का मतलब होता है मॉडल। एम मींस मॉडल, वी मींस व्यू, एंड सी मींस कंट्रोलर। और ये एक डिजाइन पैटर्न है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, डिजाइन पैटर्न है जो कोड को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, ताकि कोड मेंटेन करना, टेस्ट करना और अपडेट करना इजी हो। मतलब क्या है इस बात का? मैं तुम्हें थोड़ा सा फोल्डर से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि मेरे पास म्यूजिक में एक फोल्डर बना हुआ है प्रोजेक्ट्स असद के नाम से। अब मान लीजिए यहां पर हम क्या कर रहे थे। हम पहले क्या करते थे कि एक फाइल बनाई और उसी में डेटाबेस का कोड भी, अपने एचटीएमएल का कोड भी और अपने लॉजिक्स वगैरह भी एक ही फाइल के अंदर हम लिख लिया करते थे। तो अब प्रॉब्लम ये थी, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज फोकस करिएगा। प्रॉब्लम ये थी कि आपने यहां पर एक फाइल बनाई और उसी के अंदर आपने डेटाबेस का कोड भी कर रहे हैं, उसी के अंदर आप अपनी एचटीएमएल का कोड भी कर रहे हैं, उसी के अंदर आप अपनी लॉजिक्स भी लगा रहे हैं फाइल्स वाली। सारा काम आप एक ही जगह कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि मान लो किसी लाइन ऑफ कोड में एरर आता है तो आपको सारा कोड पढ़ना पड़ता था। वो कोड भी पढ़ना पड़ता था जिसको आप देखना नहीं चाहते। क्या बैकएंड की यानी लॉजिक में अगर प्रॉब्लम है तो क्या आपको एचटीएमएल का कोड देखना जरूरी है? नहीं। तो आप एचटीएमएल का कोड के साथ साथ आप डेटाबेस का कोड भी देख रहे हैं भाई। डेटाबेस की स्क्रिप्ट भी आप देख रहे हैं, डेटाबेस की क्वेरीज भी आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था, हमें बिला वजह का लाइन ऑफ कोड देखना पड़ रहा था या बिला वजह की लाइन ऑफ कोड से गुजरना पड़ रहा था। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला, कोड को क्लीन करो ना। भाई अगर तुम्हें इमेजिन करो, अगर तुम्हारा काम कितना आसान होता, अगर तुमने काम किया होता कि अगर तुम्हारा डेटाबेस का काम है तो डेटाबेस का काम अलग फोल्डर में पड़ा हुआ है। अगर तुम्हारा एचटीएमएल यानी टेम्पलेट का काम है तो टेम्पलेट का काम अलग फोल्डर में पड़ा हुआ है। अगर तुम्हारी लॉजिक का काम है तो लॉजिक वाला काम एक अलग फोल्डर में पड़ा हुआ है। अब अगर तुम्हारी लॉजिक में मसला है तो मैं डायरेक्ट कहां जाके चेक करूंगा? लॉजिक के फोल्डर में। अगर मेरे डेटाबेस में मसला है तो मैं कहां जाके चेक करूंगा? डेटाबेस के फोल्डर में। अगर मेरे एचटीएमएल टेम्पलेट का यूआई सही नहीं दिख रहा तो मैं कहां जाके सही करूंगा? एचटीएमएल के टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर। तो इससे मेरा काम क्या हो गया? आसान हो गया, सेपरेट हो गया। इससे फायदा क्या हुआ? कोड को मेंटेन करना इजी हो गया। अब मुझे अगर कोई लॉजिक्स में मसला आ रहा तो मैं डायरेक्टली अपने लॉजिक्स के फोल्डर में जाके कोड को चेंज कर दूंगा, लॉजिक को चेंज कर दूंगा। अब मुझे बिना वजह का एचटीएमएल का कोड या डेटाबेस का कोड मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो हमने बेसिकली क्या किया, एमवीसी एक कोई कोडिंग नहीं है, एमवीसी बस एक डिजाइन पैटर्न है, बस एक फोल्डर स्ट्रक्चर है, जहां पर हम अपने काम को क्या करते हैं, थोड़ा नीट एंड क्लीन कर देते हैं, ताकि इससे हमें बाद में हमें कोड को करना और कोड में चीजों को मैनेज करना इजी हो जाए। तो इमेजिन करो मैंने यहां पर, समझ लो एग्जाम्पल, एक फोल्डर बना दिया। अब मान लो मैं डेटाबेस का काम करना चाहता हूं इस फोल्डर के अंदर, तो इसका नाम मैंने रख दिया मॉडल। क्या नाम रख दिया? यानी डेटाबेस के रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज होंगी या कोई भी काम होगा वो तमाम काम मैं सारा कहां करूंगा? यानी मॉडल मेरा एक ऐसा फोल्डर हुआ जो जो कि मेरे डेटाबेस के तमाम काम को कौन मैनेज कर रहा होगा सर? मॉडल कर रहा होगा। बात समझ में आई? ऐसे ही अगर मैं यहां पर एक और फोल्डर बना लूं, फॉर एग्जांपल व्यू।
यहां पर व्यू रिप्रेजेंट करता है एचटीएमएल को, किसको, यानी जितना भी एचटीएमएल का काम है, एचटीएमएल में टेम्पलेट बना रहा हूं, सारा काम मेरा कहां पड़ा हुआ है, व्यू के अंदर। अब मैं मान लो इमेजिन करो मैं एक फोल्डर बना लूं, वो है कंट्रोलर्स के नाम से, किसके नाम से, कंट्रोलर्स के नाम से। यानी जितनी भी अब मुझे लॉजिक लिखनी है वो मैं कहां लिखूंगा, अब मुझे डेटाबेस का काम है वो मैं कहां करूंगा, अब मुझे एचटीएमएल काम है तो मैं क्या करूंगा। इससे मेरा काम क्या हो गया, सेपरेट हो गया, इजी टू अंडरस्टैंड हो गया। कोई भी बंदा कोई लॉजिक में मसला आ रहा है, डेटाबेस में मसला आ रहा है, या लॉजिक या यूआई में मसला आ रहा है, वो अपने अपने सेपरेट फोल्डर में जाता है और अपना काम इजीली कर लेता है। इससे आपका कोड क्या हो गया, क्लीन हो गया। अब मॉडल व्यू कंट्रोलर को थोड़ा और इजीली समझते हैं। कह रहा है एमवीसी बेसिकली क्या है, एक पैटर्न है, क्या है, एक डिजाइन पैटर्न है, जो कि कोड को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, ताकि कोड मेंटेन करना, टेस्ट करना और अपडेट करना इजी हो जाए। एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी की खास बात यह है कि वो विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस सब पे चल सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आप जो प्रोजेक्ट अभी इस पे बना रहे हो आप कहोगे यार मैं मैक पे यूज कर रहा हूं, मेरा प्रोजेक्ट वहां नहीं रन करेगा, तो ऐसा नहीं है। आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इजीली रन कर सकते हो। ये फास्ट, सिक्योर और क्लाउड रेडी फ्रेमवर्क है, यानी इसका क्लाउड भी ऑलरेडी बना हुआ है। आपने इसका नाम सुना होगा, अज्योर। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के नाम से एक प्रोडक्ट मौजूद है जो कि इसके क्लाउड का काम कर रहा होता है। एमवीसी पैटर्न क्या होता है, एमवीसी एप्लीकेशन का को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। मॉडल का काम क्या होता है, डेटा और बिजनेस लॉजिक को हैंडल करता है। डेटा और बिजनेस लॉजिक से क्या मुराद है सर, जितना भी डेटाबेस के रिगार्डिंग काम होगा, उसके रिगार्डिंग जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होगी, जैसे इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारे ऑपरेशन कौन मैनेज कर रहा होगा, मॉडल कर रहा होगा। यूजर को डेटा दिखाता है, यानी यूआई वाला पार्ट, यानी एचटीएमएल वाला पार्ट, जितना भी एचटीएमएल वाला काम होगा वो सारा किसमें होगा, व्यू के फोल्डर में। यूजर रिक्वेस्ट रिसीव करता है और मॉडल व्यू। अब यहां पर कंट्रोलर क्या है, वो कंट्रोलर क्या करता है, इन दोनों के दरमियान बातचीत पैदा करता है। और एग्जांपल डेफिनेशन समझाता हूं। मान लो ये आपके पास मॉडल है, एम मैंने लिख दिया, ये आपके पास व्यू है, और यहां पर आता है बीच में कंट्रोलर। एक बात बता दूं मैं आपको, याद रखिएगा एक बात मेरी, मॉडल कभी भी डायरेक्टली व्यू से बात नहीं कर सकता। यहां पर इनका ये पैटर्न बनाया गया, इस पैटर्न में ये लाजमी है कि कभी भी डेटाबेस वाला जितना भी मॉडल जो है, वो जो काम कर रहा है, डेटा को हैंडल कर रहा है, वो कभी भी डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, व्यू से बातचीत नहीं कर सकता। तो सर फिर वो किससे बातचीत करेगा। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, व्यू क्या है, तुम्हारा एचटीएमएल पेज, मान लो ये तुम्हारा एचटीएमएल पेज, ये कौन दिखा रहा है, व्यू दिखा रहा है। कंट्रोलर यहां पर पता है क्या है, बीच का बिल्ला समझ लो आप, जो तुम्हारी बात इस तक पहुंचाएगा और उसकी बात तुम्हारे तक पहुंचाएगा। तो अगर कंट्रोलर ना हो ना, तो ये दोनों आपस में क्या क्या नहीं कर सकते, आपस में बातचीत कर ही नहीं सकते। ना व्यू मॉडल से बात कर सकता है, ना मॉडल व्यू में बात कर सकता है। दोनों को बात करने के लिए बीच में किसकी जरूरत है, कंट्रोलर की। तो कंट्रोलर ही वो वाहिद जरिया जिसके जरिए आप मॉडल और व्यू से आपस में क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूं। तो इमेजिन करो कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, तो मेरा एक मान लीजिए पीए मौजूद है। तो अगर तुम्हें मुझे बात करनी है तो तुम मुझसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, तो मेरे पीए के थ्रू बात करोगे। तो पीए यहां पर क्या है, कंट्रोलर। तुम कौन हो वहां पर, व्यू हो। तुम व्यू हो, तुम अपना लेकर, अब तुमने किससे बोला, कंट्रोलर से। कंट्रोलर ने आगे किसको बोला, मॉडल को। मैं उसने आगे मुझे कहा सर मुझे मिलना चाहता हूँ, जो भी काम है। तो मैंने उसको अपना पैगाम पहुंचाया, पैगाम वापस किसके पास गया, कंट्रोलर। कंट्रोलर ने वापस किसको पहुंचाया, व्यू को। तो इस तरीके से आपस में कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा होता है। याद रखिएगा कंट्रोलर के बगैर मॉडल, व्यू आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये वेबसाइट है, यानी तुम्हारा व्यू एक एचटीएमएल का पेज यानी यूआई तुम्हें दिख रहा है। यहां पर इमेजिन करो एक फॉर्म है, या छोड़ दो एक टेबल है। अब जैसे ही पेज रीलोड होता है, इस टेबल में डेटाबेस से डेटा आता है, यूजर का डेटा आता है। तो जैसे ही पेज रीलोड हुआ, यहां से रिक्वेस्ट गई किसको, व्यू को। व्यू ने किसको रिक्वेस्ट दी, कंट्रोलर को बोला। कंट्रोलर से बोला यार मुझे यूजर के टेबल का जो डेटा है वो लाकर दे दो। तो इसने कहा ठीक है रुको, 2 मिनट रुको मैं आया। ऐसा नहीं बोलता है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। कंट्रोलर गया किसके पास, मॉडल। मॉडल से बोला यार ये रिक्वेस्ट आई है, वो यूजर का डेटा मांग रहा है। उसने इसको डेटा दिया। डेटा किसको, डायरेक्ट व्यू को नहीं दे दिया, डेटा किसको दिया वापस, कंट्रोलर ने वापस इसको डेटा दिया। और व्यू ने क्या कर दिया, अपने एचटीएमएल टेबल के अंदर यहां पर डेटा को डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके से आपस में कम्युनिकेशन हो रहा होता है। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है रेस्टोरेंट। हम रेस्टोरेंट जाते हैं, मान लीजिए इमेजिन कीजिए हमें भूख लग रही है, हम कहाँ गए, रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में हम जो गए, हम वहां पर ऐसा क्या है, तो एज अ रेस्टोरेंट में जब हम लोग जाते हैं, तो ये मान लीजिए हम लोग गए, ठीक है। तो हम एज अ व्यू गए, ठीक है। हम जैसी चेयर पे बैठे, हमारे पास एक बंदा आया ऑर्डर लेने के लिए, वेटर जिसे आप कहते हैं। तो जो वेटर है वो यहां पर क्या है, बेसिकली कंट्रोलर है, जो कि आपसे ऑर्डर ले रहा है। आपने उसे कमांड दी या रिक्वेस्ट की, वो उस ऑर्डर को लेकर किसके पास गया,
मॉडल के पास, मॉडल यानी शेफ के पास। शेफ को उसने बताया कि भाई इन्होंने ये ऑर्डर किया है। अब ऐसा तो नहीं कि शेफ आपके लिए खुद ही खाना लेकर चला आ रहा है, ऐसा नहीं हो। तो जब खाना बन गया तो खाना बनने के बाद वापस इसको उसने दिया कंट्रोलर को। कंट्रोलर ने वापस खाना लिया और लाने के बाद किसको सर्व किया, वापस से व्यू को। तो देखा आपने किस तरीके से आपस में कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है। अच्छा, वेबसाइट्स दो तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक वेबसाइट वो होती है, ये एमवीसी बना हुआ है, जो जिसमें मॉडल नहीं होता। क्या दुनिया में सिर्फ ऐसी वेबसाइट है जिसमें हर वेबसाइट में डेटाबेस हो? नहीं, दुनिया में कुछ स्टैटिक वेबसाइट भी तो है जिसमें डेटाबेस से डेटा नहीं आता। तो वहां पर जो कंसर्न है वहां पर यह है कि व्यू और आपस में कंट्रोलर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई यहां पर जो है वो यूआई दिखाना है, तो यूआई पे कोई लॉजिक लगी हुई, तो वो लॉजिक कहां से लेकर आएगा, कंट्रोलर से। तो कंट्रोलर और व्यू आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और दुनिया में दो किस्म की वेबसाइट, एक वो जिसमें आपका कंट्रोलर और व्यू दो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, या फिर एक ऐसी वेबसाइट जिसमें मॉडल, व्यू, कंट्रोलर तीनों काम कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, मॉडल तभी कम्युनिकेट करता है जब आपको डेटाबेस से कोई काम हो। ऐसा नहीं है कि बिना वजह आपसे कम्युनिकेट करेगा। सिंपल अल्फाज में ये समझिए, जब भी डेटाबेस के रिगार्डिंग कोई भी काम होगा या डेटाबेस से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, वो सारा काम आपको कौन करके देगा, मॉडल करके देगा। इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन क्रिएट हो रही है या कोई लॉजिक्स बिल्ड हो रही है, वो कौन करके देगा, कंट्रोलर। और यूआई वाला दिखाने वाला काम कौन करेगा, व्यू करेगा। तो आई होप आपको एमवीसी समझ में आ गया होगा कि एमवीसी कोई लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक डिजाइन पैटर्न, एक फोल्डर स्ट्रक्चर है, जो कि आपके कोड को क्या करता है, मैनेज करता है, ताकि कोड रीडेबल बन जाए और इजी टू यूज हो जाए, ताकि आप बाद में मॉडिफिकेशन करना चाहो तो इजीली कर सको। बात समझ में आई? तो ये है आपके पास एमवीसी आर्किटेक्चर। जी, किसी का कोई इशू इसमें एमवीसी के अंदर? जी, इशू है? नहीं है इधर? इधर इशू तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है एमवीसी में? ठीक है। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल, जैसा कि मैंने ये भी आपको बताई सर, यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है। तो अगर आप ये पढ़ना चाहते हो, रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, एक रेस्टोरेंट है जहां कस्टमर ऑर्डर करता है। कस्टमर यूजर वो बंदा जो सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे मुझे पिज्जा चाहिए। तो वेटर आता है, वेटर कंट्रोलर है बेसिकली। यहाँ पर कंट्रोलर क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट रिसीव करता है और किचन मॉडल को बोलता है पिज्जा बनाओ। किचन मॉडल वो असली डेटा लॉजिक हैंडल करता है, पिज्जा बनाना, इंग्रेडिएंट्स यूज करना, ये तमाम काम आप जो है वो पिज्जा किचन मॉडल कर रहा है। फिर वेटर उससे फिर पिज्जा लेकर कस्टमर को दिखाता है, यानी प्लेट यूआई के सामने पेश करता है, यानी व्यू के सामने पेश करता है, और वो अपने पिज्जा को एंजॉय करता है। अगर तुम कल पिज्जा का स्टाइल चेंज कर दो, यानी व्यू, ये यूआई की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या नया आइटम ऐड कर दो किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, यानी मॉडल के अंदर, या ऑर्डर लेने का प्रोसेस यानी तरीकेकार, लॉजिक को चेंज कर दो, यानी कंट्रोलर, तो बाकी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता। इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। ये जुमला दोबारा पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर कल को तुम पिज्जा का स्टाइल चेंज कर दो, यानी पिज्जा का जो यू आई है वो देखने में अब अलग है, आपने चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दी, फजीता जो भी पता नहीं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड एक्स्ट्रा कर दिए, उसे हम व्यू कहते हैं। या नया आइटम ऐड कर दो, कहां पर, अपने डेटाबेस के अंदर, एक नया किस्म का पिज्जा आ गया सर, या एक नया किस्म का इंग्रेडिएंट आपने ऐड कर दिया सर, तो वो आपका मॉडल है। या ऑर्डर लेने का प्रोसेस यानी तरीकेकार, यानी लॉजिक को चेंज कर दो, तो ये कंट्रोलर। तो बाकी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता, इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इंटरव्यू में तुमसे ये सवाल हो जाए। अब यहां पर ये मैंने आपके लिए लिख रखा है, तो आप इसे फटाफट पढ़ लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूं, आपने यहां तक इसको पढ़ लेना है। तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। यहां पर बेसिकली मॉडल डेटा और रूल्स को हैंडल करता है। डेटा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब डेटाबेस में क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल मान लो प्रोडक्ट, तुम्हारे पास एक क्लास है, उस क्लास में तुमने क्या बोला, प्रोडक्ट का नाम भी होगा, प्रोडक्ट के प्राइस भी होंगे, डिस्क्रिप्शन भी होगा, स्टॉक होगा, इमेज होगा, या और भी दीगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्लास के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब ये डेटाबेस से डेटा को फैच करना या डेटाबेस में इस डेटा को सेव कराना, ये तमाम काम ऑपरेशन कौन कर रहा होगा, मॉडल कर रहा होगा। व्यू वो पार्ट है जो यूजर को नजर आता है, यानी ये मैंने कहा एचटीएमएल का पेज यानी यूआई। प्रोडक्ट लिस्ट या प्रोडक्ट डिटेल पेज, व्यू में सिर्फ प्रेजेंटेशन होती है, इसको कोई बिजनेस लॉजिक नहीं। याद रखिएगा, इसको प्रेजेंटेशन लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये यूआई को रिप्रेजेंट कर रही होती है। कंट्रोलर, कंट्रोलर यूजर से रिक्वेस्ट लेता है और डिसाइड करता है कि क्या करना है। एग्जाम्पल, अगर तुमने यूआरएल पे लिखा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या जाओ, डिटेल्स में जाओ, उस किसकी डिटेल दिखाओ, थर्ड प्रोडक्ट की क्या दिखाओ, डिटेल्स दिखाओ। तो ये यूआरएल खोलता है, तो कंट्रोलर कंट्रोलर क्या करेगा, मॉडल से प्रोडक्ट 3 का डेटा लेता है,
और व्यू को देता है ताकि यूजर को दिखाया जा सके। तो ये जितनी भी आपके पास लॉजिक्स वगैरह का काम होता है वो तमाम लॉजिक्स को आपके पास आपका कंट्रोलर हैंडल करता है। कि सिंपल अल्फाज बोले तो मॉडल और व्यू के दरमियान जो कम्युनिकेशन क्रिएट करता है वो आपके पास आपका कंट्रोलर होता है। क्लियर होगी बात? आई होप एमवीसी समझ में आ गया होगा। इनकी वेबसाइट में एक डायग्राम भी मौजूद है जो कि एमवीसी आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से समझाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त डायग्राम यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर हैंडल्स डेटा लॉजिक इंटरेक्ट विद डेटाबेस, हैंडल्स डेटा प्रेजेंटेशन डायनेमिकली रेंडर्ड, या हैंडल रिक्वेस्ट फ्लो, नेवर हैंडल्स डेटा लॉजिक। ठीक है, डेटा की लॉजिक को हैंडल नहीं कर रहा। ठीक है यहाँ पर, लेकिन आपकी जितने भी इस यूआई पे डेटा दिखाना है लॉजिक के थ्रू, वो तमाम काम आपका कौन कर रहा होता है? कंट्रोलर कर रहा होता है। मॉडल बेसिकली डेटाबेस है, व्यू वो एचटीएमएल का पार्ट है, और कंट्रोलर वो जरिया जिसके जरिए कम्युनिकेशन क्रिएट हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल एक यूजर ने लैपटॉप खोला, लैपटॉप ये एंड यूजर है, इसने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी, किसी चीज की भी रिक्वेस्ट करी कंट्रोलर से, तो कंट्रोलर वो रिक्वेस्ट लेके गया डेटाबेस के बाद, डेटाबेस से डेटा को उठाया, उठाने के बाद किसको दे दिया? व्यू को। व्यू ने अपनी स्क्रीन पे, अपनी व्यू ने क्या किया? अपने एचटीएमएल पेज के ऊपर डेटा को डिस्प्ले कर दिया। यही आपके पास क्या कहते हैं, एमवीसी आर्किटेक्चर। अब एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी वर्कफ्लो ये काम कैसे करता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूजर रिक्वेस्ट भेजता है ब्राउजर से, एग्जाम्पल ये रिक्वेस्ट भेजी। राउटिंग, राउटिंग क्या है? यूआरएल देखकर डिसाइड करता है, ये राउट आपने भेजा है, ये यूआरएल आपने भेजा है, डिसाइड करता है कि कौन सा कंट्रोलर और एक्शन चलाना है। यानी इस यूआरएल से ये पता चलता है ये कौन सा कंट्रोलर का कौन सा एक्शन रन होगा। बेसिकली ये जो आपके पास प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट बेसिकली कंट्रोलर है, और उस कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन मेथड बना हुआ है। क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, आपको पता होगा। तो यहां पर डिटेल्स के नाम से एक मेथड बना हुआ है, तो ये बेसिकली इस राउट को कॉल कर रहा है। कंट्रोलर प्रोडक्ट का नाम, एक्शन डिटेल्स का नाम, और यहां पर ये आपके पास आईडी एज ऑप्शनल भेज रहा है। कंट्रोलर रिक्वेस्ट हैंडल करता है और मॉडल से डेटा लेता है, मॉडल डेटाबेस से डेटा फैच करता है, कंट्रोलर डेटा को व्यू में भेजता है, व्यू एचटीएमएल पेज बनाता है और यूजर को दिखाता है। ये पूरा वर्कफ्लो लिखा हुआ है कि किस तरीके से यहां पर काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एमवीसी के फायदे क्या है? सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, हर पार्ट का अपना अलग रोल होता है सर। मॉडल का अपना रोल है, व्यू का अपना रोल है, कंट्रोलर का अपना रोल है, हर कोई अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। मॉडल डेटाबेस के ऑपरेशंस को हैंडल कर रहा है, कंट्रोलर लॉजिक्स को हैंडल कर रहा है, और व्यू अपने एचटीएमएल पार्ट के तमाम यूआई को डिस्प्ले कर रहा है। बेनिफिट्स, फायदा सबसे पहला सेपरेशन ऑफ कंसर्न, दूसरा इजी मेंटेनेंस है। सब कुछ अलग अलग होता है तो जाहिर सी बात है मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है, आपको बिला वजह का सारा कोड देखने की जरूरत नहीं पड़ती। टेस्टेबल, बिजनेस लॉजिक अलग होने की वजह से इजीली टेस्ट हो सकता है, कोई परेशानी नहीं होती। एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल सबसे बड़ा बेनिफिट है, फ्यूचर में फीचर्स ऐड करने हो इजी हो जाता है। मान लीजिए मैंने फ्यूचर में कोई एक नया फंक्शनलिटी ऐड करनी है, तो मेरा कोड चूंकि सेपरेट हो चुका है एमवीसी की हेल्प से, तो मैं इजीली कहीं पर भी जाके अपनी फंक्शनलिटी को ऐड कर सकता हूं। मेरे लिए ऐड करना आसान हो जाता है। जबकि मैं अगर एक ही पेज में सारी गंदगी कर दूं, डेटाबेस भी एक ही पेज में हो, यूआई भी एक ही पेज में हो, स्क्रिप्ट भी एक ही पेज में लिखी हुई है, लॉजिक भी एक ही पेज में लिखी है, तो वहां पर डेटा को सही तरीके से अपने कोई नया फीचर्स को ऐड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐड नहीं हो सकता, मैं ये कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन पहले जितना भी कोड होता था तो वो आपको सारा एक ही फाइल के अंदर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब एमवीसी आर्किटेक्चर की मदद से सारा काम सेपरेट हो गया और आप इजिली कोड को मेंटेन कर सकते हैं। क्या फायदे हैं एसपी डॉट नेट कोर एमवीसी के? सबसे बड़ा फायदा तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली रन हो जाता है। बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये आगे चल के देखेंगे सर, इसमें बाय डिफॉल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमें मिलता है। अच्छा, यहां पर एक इंजन है, ये मैं आपको बता दूं, यहां पर बेसिकली एक इंजन मौजूद है जिसका नाम है रेजर इंजन, जो कि एचटीएमएल प्लस सी शार्प का मिक्स है। ये रेजर इंजन का काम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी नहीं बताऊंगा। यहां पर याद रखिएगा एक इंजन यूज होता है जिसका नाम होता है रेजर इंजन। ये एचटीएमएल प्लस सी शार्प का मिक्स होता है। फिर राउटिंग सिस्टम है, मॉडल बाइंडिंग एंड वैलिडेशंस है, फीचर्स बता रहा हूं, फिल्टर्स कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, एरर को हैंडल कर सकते हो, रेस्टफुल एपीआईज बना सकते हो, और सिक्योर है और हाई परफॉर्मेंस है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इतना तो होना ही चाहिए था। ठीक है, इन शॉर्ट छोटी से लफ्जों में बात करते हैं और इसको इंट्रो को वाइंड अप करते हैं। एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी एक पावरफुल फ्रेमवर्क है जो डेवलपर को स्ट्रक्चर्ड, मेंटेनेबल और क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब एप्स बनाने में हेल्प करता है। एमवीसी पैटर्न सिस्टम को क्लियर रोल्स में डिवाइड करता है जिससे कोड समझना और मैनेज करना आसान हो जाता है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन अगर आप इंटरव्यू में बता रहे थे कि एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी क्या है, तो सामने वाला इजीली समझ जाएगा कि आप उसको क्या कहना चाह रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं। आखिरी रियल लाइफ रिकैप, तो हम एक रियल लाइफ में एग्जांपल समझ रहे थे। कस्टमर, यूजर यानी रिक्वेस्ट भेज रहा है, वेटर यानी कंट्रोलर जो कंट्रोल को फ्लो कर रहा है, किचन यानी मॉडल जो कि डेटा को हैंडल कर रहा है, और प्लेट यानी प्रेजेंटेशन यानी व्यू यानी कौन आपका आउटपुट शो कर रहा है।
तो ये कुछ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाया है। यहाँ पर भी यही तमाम चीजें लिखी हुई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने वहां पर पढ़ी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका कुछ यूआई दिख रहा है, यानी ये कौन सा पेज होगा सर? व्यू होगा, गुड हो गया। ये भी आपके पास व्यू है। यहाँ पर वो अब सिखा रहा है कि अगर आप एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहो ASP.NET Core का, तो आप कैसे बना सकते हो। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिए, तमाम चीजें लिखी हैं, हम इसी को फॉलो करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया हो। कोई ऐसा बच्चा जो जिसे इंट्रोडक्शन के हवाले से किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंपल अल्फाज में कि व्हाट इज ASP.NET Core MVC, तो क्या बताओगे आप? जी असद। वर्क है क्योंकि डेवलपर को जो स्ट्रक्चर मेंटेनेबल और क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है सर? जो विंडोज लिनक्स और यानी मैक मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकता हो। जी, आगे। को बनाने करना है, हम एमवी ASP.NET Core से क्या बना सकते हैं? वेब एप्लीकेशन और एपीआई। शाबाश। इसमें कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज होता है? एमवीसी MVC। MVC क्या होता है सर? व्हाट इज MVC? कंट्रोलर। मॉडल क्या होता है सर? जो डेटाबेस के जितने भी ऑपरेशन है उसको हैंडल करता है। गुड। जी सर, व्हाट इज व्यू? यानी यूआई यूज एंड यूजर को दिखाता है यूआई। गुड, जबरदस्त। जी फजील, व्हाट इज कंट्रोलर? सर जो व्यू और मॉडल दरमियान कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास कितनी किस्म की एप्स बन सकती हैं MVC आर्किटेक्चर को यूज करते हुए? मैंने बताया था कितनी किस्म की एप्लीकेशन बन सकती है MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए? दो किस्म की ना। एक स्टैटिक भी बन सकती है, और अगर आपको डेटाबेस के साथ चाहिए तो आप, अच्छा, स्टैटिक वेबसाइट पे MVC में क्या क्या चीजें काम करती हैं? व्यू और कंट्रोलर। गुड। और अगर मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाता हूं जिसमें डेटाबेस मौजूद है, तो वहां पर तीनों आपस में यूज हो, क्या मॉडल व्यू से कम्युनिकेट कर सकता है? नहीं, तो उसकी किस तरीके से वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं? कंट्रोलर की मदद से। गुड, जबरदस्त। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अच्छा, मैंने अभी बताया .NET के अंदर एक इंजन यूज होता है, रेजर इंजन। वो किस चीज का मिक्सचर होता है? HTML। गुड, जबरदस्त। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर, ऑलरेडी C# को इंस्टॉलेशन के वक्त हम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर चुके थे, तो अब आपको दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस आपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेना है। अगर आप इस वेबसाइट का लिंक लेना चाहते हो तो आप ले लो, ये .NET Tutorials.net के नाम से। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें गिवन है, आप इसी को फॉलो करते हुए अपने पास एप्लीकेशन को इजीली बना सकते हो। यहाँ पर देखिए, मेरा भी विजुअल स्टूडियो खुल गया। इसने क्या बोला है, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक कीजिए। तो मैं अभी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट को क्लिक करने के बाद वापस इस पे आते हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि आफ्टर दिस, उसके बाद आप यहाँ पर फिल्टर्स मौजूद है, फिल्टर्स के थ्रू डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, ताकि इजीली आप वेब एप्लीकेशन को बना सकें। तो यहाँ पर मैंने C# किया, लैंग्वेज हम C# यूज करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज है, और हम कौन सी एप्लीकेशन बना रहे हैं? वेब ऐप। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे वेब एप्लीकेशन। दिख रही कहीं वेरी वेब। डन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इस तरह की एप्लीकेशन बनाने के लिए आपने क्या यूज करना है? ASP.NET Core वेब ऐप MVC वाला यूज करना है। देखिए, एक सिंपल होता है MT। हम आने वाले वक्त में दोनों ही पढ़ेंगे, हम दोनों भी काम सीखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम कौन सा वाला फॉलो कर रहे हैं प्रोजेक्ट, जिसमें MVC यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर पहले से बना हुआ हो। फर्क बताऊं दोनों में क्या होता है? इसमें MVC मॉडल नहीं होता। अच्छा, आपको खुद से हर चीज स्क्रैच से बनानी पड़ती है। यहां पर आपको MVC मॉडल पहले से बना हुआ मिल जाता है, तो हम उसी में काम कर लेते हैं। यानी तमाम फोल्डर्स पहले से बने हुए होते हैं, इसमें फोल्डर्स नहीं होते। ठीक है। तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे सर इसमें से? ये दिख गया आपको सर? दिख गया आपको? ये देखिए, MT वाला ये रहा, और वेब ऐप वाला ये रहा। आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहां से आप प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं। तो हम रख देते हैं माय फर्स्ट ऐप। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहां पर .NET फ्रेमवर्क यूज हो रहा है, तो हमारा जो अभी हम वर्जन यूज कर रहे हैं वो 8.0 है। उसके अलावा यहां पर अभी फिलहाल आपको ऐसा कोई क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप क्रिएट के बटन पे क्लिक कीजिए, और इसके लिए इंटरनेट की नीड नहीं है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि यार लारावेल का प्रोजेक्ट बनाते थे उस वक्त इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन फिर मैं बता दूं, ASP.NET Core का प्रोजेक्ट बनाते वक्त आपको इंटरनेट की नीड नहीं है। आप बिना इंटरनेट के भी अपना प्रोजेक्ट इजीली बना सकते हो और अपना काम कर सकते हो। तो इसको बनाने के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दिया। थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम नहीं, बहुत माइनर सा, ऐसा नहीं जैसे लारावेल लेता था, काफी ह्यूज टाइम लेता था।
ये इतना टाइम नहीं लेता, ये फौरन ही खुल जाता है। बस बन गई एप्लीकेशन, ये देखिए, ये एप्लीकेशन बनके तैयार हो गई। अच्छा यहाँ पर देखिए, पहले से इन्होंने कुछ हमें फोल्डर स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। अच्छा क्यों किया? फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क है, शाबाश। फ्रेमवर्क का काम ही क्या होता है? प्री बिल्ट चीजें हमें प्रोवाइड करना, ताकि हम आगे से काम कंटिन्यू कर सके, ना कि स्क्रैच से काम को अंजाम दें। डन। अब इसको करने के बाद आप सिंपली अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके देख लो कि सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो मैं HTTPS के ऊपर क्लिक करूंगा, HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के ऊपर क्लिक करूंगा। तो अब ये मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। देखिए टाइम लेता थोड़ा सा, लेकिन इजीली रन हो जाएगा। ये देखिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली एप्लीकेशन इजीली एग्जीक्यूट हो गई और रन होकर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एज पे चला रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से ब्राउजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से रेड वाला बटन है, इसको स्टॉप करने का ये कर दीजिए। यहाँ पर आ रहा होगा सर, आपको कौन से ब्राउजर पे चलाना है, तो हमने यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर लिया। गूगल। अब ये जब भी रन करेंगे तो आपका सिंपली सी बात है, गूगल क्रोम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप किसी भी ब्राउजर पे चला सकते हैं, मैं आपको समझा रहा था कि आप किस ब्राउजर पे कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाते हैं। अब हम चलेंगे प्रोजेक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर की तरफ, कि उसमें प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में, इसके स्ट्रक्चर में कौन सी फाइल क्या होती है और उसका क्या पर्पस है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं आप लोग, फोल्डर स्ट्रक्चर आ चुका है और हम प्रोजेक्ट को रन करके देख चुके हैं। तो चलिए एक एक करके प्रोजेक्ट को समझना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक फोल्डर स्ट्रक्चर ही में नहीं समझ नहीं होगी तो आगे काम क्या करेंगे, पता ही नहीं होगा कौन सी फाइलों को कहाँ रखना है। तो ये है आपके प्रोजेक्ट का नाम, ये वो नाम है जो कि मैंने रखा था। ये वो सोल्यूशन नेम होता है जिसके अंदर पूरा प्रोजेक्ट होता है। एक होता है प्रोजेक्ट का नाम, ये मैं ऑलरेडी C# में पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर तमाम प्रोजेक्ट्स की फाइल्स होती हैं। एक होता है सोल्यूशन नेम, वो नेम जिसमें पूरा प्रोजेक्ट और उसकी फाइल्स को मेंटेन रखा जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये फाइल्स आपको देखने को मिलती हैं। ये चीज आपको C# के कंसोल एप्लीकेशन में भी दिखती होगी। कनेक्टेड सर्विसेज, यहाँ पर बेसिकली अज्योर बेस सर्विसेज स्टार्ट करनी होती हैं। ठीक है। अज्योर बेस्ड जितनी भी सर्विसेज होती है ना, अगर आप कोई कनेक्ट करते हो अपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो या अपने ASP.NET कोड प्रोजेक्ट से, तो वो जितनी भी सर्विसेज अगर आपकी कनेक्ट होंगी वो यहां पर होंगी। ठीक है। तो आपने जितनी भी कल को क्लाउड स्टोरेज सर्विस यूज करनी है ना, वो सारी यहां पर इस्तेमाल की जा रही है। तो फिलहाल के लिए अभी ऐसा आपका कोई काम है नहीं। अब यहां पर आती डिपेंडेंसीज और यहां पर आते फ्रेमवर्क्स। बाय डिफॉल्ट देखिए, इसमें कुछ फ्रेमवर्क्स पहले से इंक्लूडेड हैं, जैसे ASP.NET कोर, ये .NET कोर ऐप। यहाँ पर कुछ पैकेजेस जो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए चाहिए होते हैं, वो तमाम फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं यहाँ पर। अगर आप कोई अलग से डिपेंडेंसी या पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो पैकेजेस आपको यहाँ इंस्टॉल होकर मिलेंगे। मेरी बात को गौर कीजिएगा। अगर आप कोई फर्दर कोई टूल, कोई पैकेज, कोई डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, वो तमाम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होके इस डिपेंडेंसीज फोल्डर के अंदर आती है। अच्छा कहाँ से इंस्टॉल होती है, ये एक अच्छा सवाल है। सर टूल्स में आएंगे, यहां पर नगिट पैकेज मैनेजर आ रहा होगा, यहां पर आ रहा होगा मैनेज नगिट पैकेज फॉर सोल्यूशन। यहां पर आपके पास वो ऑप्शन है, यहां पर ब्राउज करेंगे तो यहां पर आपको तमाम पैकेजेस देखने को मिल जाएंगे। मैं ये काम ऑलरेडी C# में पढ़ा चुका हूँ, कंसोल टेबल्स मैंने इंस्टॉल करवाया था आपसे। जी। यहाँ पर लोड हो रहा है, वो इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा स्लो हो चुका है। ये देखिए, ये सारे पैकेजेस, अगर आप इनमें से कोई भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे, वैसे तो हमें सारे तो करने नहीं, अब इतने बहुत सारे हैं यार, तो क्या सारे बैठ के करते रहेंगे? जी नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे सिंपली, तो सर वो पैकेज कहाँ जाके इंस्टॉल होगा, आपके डिपेंडेंसीज के फोल्डर में जाके इंस्टॉल हो रहा हो। डन। सर मेन जो बात है वो है प्रॉपर्टीज का फोल्डर। अगर अपनी डॉक्यूमेंटेशन में आए तो यहाँ पर हमारे पास हमें प्रॉपर्टीज का फोल्डर दिख जाता है। अब इस प्रॉपर्टीज के फोल्डर में क्या है, इसमें प्रोजेक्ट की लॉन्च सेटिंग होती है, जैसे ऐप किस URL पे रन करेगा। यानी आपके पास इसमें एक फाइल होगी लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन, मैंने अभी बताया। ये बेसिकली लॉन्च की तमाम सेटिंग्स को रखता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका प्रोजेक्ट किस URL पे रन करेगा। जब आप चलाते हैं ना, तो वो आपके इस प्रोजेक्ट के ऊपर रन करता है। अच्छा एक बात और आपने मुझसे पूछी ही नहीं, फ्रेमवर्क रन हो रहा है सर्वर के ऊपर, ये बिना सर्वर के नहीं चल रहा। तो यहाँ पर जो सर्वर यूज हो रहा है वो जैम्प यूज नहीं हो रहा है, कि अगर आप समझ रहे हो यहाँ पर जैम्प, सॉरी, अपाचे सर्वर यूज नहीं हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का सर्वर होता है, उस सर्वर का नाम होता है IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो इनका जो सर्वर है वो यहाँ पर रन हो जाता है। अभी आपको दिखाऊंगा। आप
ये ये तो बता रहा है, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर रन हुआ है यहाँ पर। ये सर्वर रन होने के बाद ये देखिए 7028, अगर अपनी लॉन्च सेटिंग के अंदर आए तो यहाँ पर देखिए 7028, ये देखिए मैंने आपको बताया ना, जो जिस यूआरएल पे रन होता है उसकी तमाम कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग कहाँ पर लिखी हुई होती है, प्रॉपर्टीज के लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन फाइल में। याद रखिएगा ये फाइल जेसन फाइल होती है। इसमें जेसन यानी ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज की शक्ल में डेटा को रखा जाता है। ये देखिए ये इसकी की है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी की है, ये इसकी वैल्यू है। अरे यार, तीन तीन यूआरएल क्यों आ रहे हैं? मल्टीपल यूआरएल पे आप प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो। ये स्कीमा है, ये प्रोफाइल्स हैं। असल में जो आपका प्रोजेक्ट रन हो, ये देखो ये रहा, सर्वर का नाम ये लिखा हुआ है, IIIS एक्सप्रेस। असल में जो रन हो रहा है वो आपका सर्वर देखिए प्रोजेक्ट, मैं अगर इसको बंद कर दूं, ये देखिए HTTPS के ऊपर रन होता है। तो अब जब आप HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को रन करते हो, तो आपके पास इन दोनों पोर्ट में से किसी एक पोर्ट के ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट को चला सकते हो। ठीक है। इसके लिए जो सर्वर यूज होता है वो IIS एक्सप्रेस है, मैंने आपको बताया, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस। कल को आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है डॉट नेट का प्रोजेक्ट किस किस सर्वर पर रन होता है, तो आप क्या बताओगे? अच्छा, PHP का प्रोजेक्ट किस सर्वर पर रन होता है? अपाची के ऊपर। ये बातें कुछ छोटी छोटी है लेकिन यूजफुल है सर। अच्छा, डॉट नेट की जो सेटिंग होती है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? शाबाश, किस में लिखी गई है? जेसन। ये मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में सर। अब आता है सर आपका मेन फोल्डर। मेन फोल्डर तो नहीं कहेंगे, बेसिकली इसे रूट फोल्डर कहेंगे, इसे दुनिया बनी हुई है आपको, इसे कहते हैं रूट फोल्डर। जितनी भी स्टैटिक फाइल, सॉरी, www रूट फोल्डर आपका एक ऐसा फोल्डर है जिसमें सारी स्टैटिक फाइल्स को रखा जाता है। स्टैटिक फाइल से मुराद वो फाइल्स होती हैं जो रन टाइम के ऊपर जिसमें चेंजेस ना हो, जैसे इमेज, CSS, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, इनको स्टैटिक फाइल्स कहा जाता है। यानी यहाँ पर वो फाइल्स रखी जाती हैं जैसे कि CSS इमेजेस और JS। जैसे कभी आपने कोई इमेज डाउनलोड करवानी है या इमेज रखनी है अपने प्रोजेक्ट में या कोई CSS चलानी है, तो वो इन तमाम फाइलों को आप अपने रूट के फोल्डर के अंदर रखेंगे। यहाँ पर भी मैंने लिख रखा होगा, ये देखिए, ये फोल्डर स्टैटिक फाइल्स, मैंने कहा था ना स्टैटिक फाइल्स वो फाइल्स होती हैं। मैं दोबारा, मतलब यहाँ पे वो फाइल्स रखी जाती हैं जो डायरेक्टली ब्राउजर को दिखाई जा सकती हैं। जैसे CSS फाइल यूजर देख सकता है, इमेज भी यूजर देख सकता है, और जावास्क्रिप्ट भी यूजर देख सकता है। लेकिन इसका सिंपल आसान मैं बताऊं, ये वो फाइल्स होती हैं जो रन टाइम के ऊपर जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। आपने देखा होगा सर, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती CSS के अंदर, JS के अंदर, इमेज के अंदर। तो रूट फोल्डर वो फोल्डर होता है जिसमें आपके पास वो फाइल्स रखी जाएं जो आपके पास, जिसमें जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट या इमेजेस वगैरह होती है। तो कल को आप जब भी अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे और CSS वगैरह लिखेंगे, वो सारे फोल्डर्स फाइल्स कहाँ रखेंगे आप? अच्छा, एक बात और बताऊं, बाय डिफॉल्ट एक चीज दिखाऊं मैं आपको। इसके अंदर CSS के अंदर अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पर कुछ CSS लिखी हुई है। अगर CSS को छोड़ो, इधर गौर से देखना, लिब लिब यानी लाइब्रेरी की बात करता है, तो बाय डिफॉल्ट पहले से बूटस्ट्रैप इसमें इंक्लूडेड होती है, मतलब इनबिल्ट आती है। आपने इंस्टॉल तक नहीं करी है, देखिए। अच्छा, कौन सा बूटस्ट्रैप का वर्जन है और आप वो देख लें। CSS की फाइल खोली, ये देखिए, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप 5 पहले से प्री इंस्टॉल्ड है। आपको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है सर, पहले से आपको लगी लगाई मिल जाती है। यानी डाउनलोड करो, फाइलें डालो, फोल्डर डालो, कुछ भी मत डालो, बस डायरेक्टली इस्तेमाल कर लो। बात समझ में आ रही? तो ये पहले से कुछ चीजें आपको मिल, इसमें jQuery भी पहले से मौजूद होती है, ये देख लीजिए। यहाँ पर बंद करिए इसको, फोल्डर को, ये देखिए, jQuery भी है, jQuery वैलिडेशंस की फाइल्स भी रखी हुई हैं। यानी तमाम वैलिडेशंस वगैरह भी पहले से बनी रखी हुई हैं। तो सब कुछ पहले से हुआ हुआ है। फेबी आइकन डालना है तो आप यहाँ पर फेबी आइकन भी अपना डाल सकते हैं। मैं दिखाऊंगी, ये देखो मेरा फेबी आइकन बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है पहले से। बुक टाइप का होगा, आप देखना। ये रन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं सर्वर दोबारा बंद करता हूँ। ये देखिए, देखा आपने, ये आइकन यहाँ से आ रहा है, फेबी आइकन, ये रहा। इसको बंद करो, ये रहा, दिख रहा है आपको? ये देखो, ठीक है, ये फाइल यहां से आ रही है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा आता है सर वो फोल्डर जिसके बारे में आप अभी पढ़ कर आए, कंट्रोलर। कंट्रोलर वो फोल्डर है जिसमें आप
एम मॉडल और व्यू के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए जो तमाम काम करेंगे वो आप कहाँ करेंगे? ये एक बात बता दूं दोस्तों, कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर सी शार्प की क्लासेस होती हैं। क्या होती हैं? देखिए इसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट सी है। सी शार्प की, सी शार्प तो पढ़ी होगी आपने। आपने सी शार्प में देखा था जब भी हमें क्लास बनानी तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती थी? डॉट सी एस। यहाँ पर देखिए सी शार्प की क्लास ही है, ये देखो यहाँ पर देख लो दोस्तों। अब ये बहुत फजूल कोड लिखा हुआ है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रहा इसलिए मैं हटा देता हूँ सारा। तुम वरना कहोगे ये क्या है सर। ये देखो, गौर से देखो तो यहाँ पर सी शार्प की ये सारे पैकेजेस इंपोर्ट हुए हैं। ये नेम स्पेस, यहाँ पर एक क्लास बनी हुई किसके नाम से, और ये कंट्रोलर क्या हुआ हुआ है? इनहेरिट हुआ हुआ है किससे? मेन कंट्रोलर से। यानी आपके पास सी शार्प ने पहले से एक कंट्रोलर बना के रखा। मैं दिखाऊं उसका कोड? ये पहले से लिखा हुआ है, मैंने और आपने थोड़ी लिखा है। ये देखो, गो टू डेफिनेशन, ये देखो, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास पहले से बनी हुई है। देखो कितना कोड पहले से हुआ हुआ है। ये सारा काम हमें करने की जरूरत नहीं है, ये सब किसने करके रखा हुआ है? सी शार्प ने खुद से करके रखा हुआ भाई हमारे लिए। अब जब भी आप किसी कंट्रोलर को बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपका कंट्रोलर किससे इनहेरिट होगा? मेन कंट्रोलर यानी सी शार्प कंट्रोलर से। यानी अब इस कंट्रोलर की प्रॉपर्टीज और मेथड में कहाँ यूज कर सकता हूँ? होम कंट्रोलर के अंदर। बात समझ में आई? अब यहां पर एक, अच्छा कल को आप भी बनाओगे तो आप भी कंट्रोलर यहीं पर बनाओगे। कैसे बनाते हैं सर? राइट क्लिक किया, ऐड किया, ये कंट्रोलर का ऑप्शन खुद ही आ जाता है। ठीक है, कंट्रोलर में जितने भी, याद रखिए कंट्रोलर में क्या होती है? सी शार्प। शाबाश। अब मॉडल की बात करें तो मॉडल में भी सी शार्प की क्लासेस होती हैं। देखो बाय डिफॉल्ट एक मॉडल बना हुआ होता है एरर व्यू मॉडल के नाम से। अगर आप मॉडल बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके ऐड करके क्लास को ऐड कर सकते हैं। ये भी सी शार्प की फाइल होती है। यहाँ पर बेसिकली उस मॉडल यानी डेटाबेस में यूज होने वाले कॉलम्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये क्या क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम होगा, एज होगा, ईमेल होगा, क्या क्या चीजें आपके पास डेटाबेस में एज अ आप फील्ड के तौर पर डिस्प्ले करोगे। ठीक है, तो ये मॉडल होगा आपका। मॉडल के अंदर भी सी शार्प की क्लासेस होती है। उसके बाद आता है सर व्यू। ये देखो व्यू बड़ा जबरदस्त है सर। यहां पर व्यू के अंदर दो फोल्डर दिख रहे होंगे और लास्ट में दो फाइल्स आपको दिख रही होंगी, दिख रही है ना? ये थोड़ा सा समझने वाला काम है। जब भी आप जिस कंट्रोलर को बनाओगे, आई रिपीट माई वर्ड, उस कंट्रोलर के नाम से उसका पहले फोल्डर बनेगा व्यू के अंदर। व्यू क्या होते हैं? HTML पेजेस। तो जितने भी, कल को आप मान लो असद कंट्रोलर के नाम से क्लास बना रहे हो, किसके नाम से बना रहे हो? तो जब उसका कोई व्यू बनाओगे तो पहले क्या बनेगा? असद के नाम से व्यू के अंदर एक फोल्डर बना, और उसके अंदर जितने भी उसके एचटीएमएल पेज होंगे वो असद के अंदर आ रहे होंगे। अब ये होम के अंदर देखो सारे व्यू पेजेस दिख रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पर एक एचटीएमएल की फाइल जो होती है वो देखो, यहाँ पर देखो एक्सटेंशन देखो क्या लिखी हुई है, मिक्स लिखा हुआ है कुछ, है ना? यानी इसका मतलब आपका ये वो एचटीएमएल का पेज है जहां पर आप ना सिर्फ एचटीएमएल को लिख सकते हो बल्कि सी शार्प का कोड भी लिख सकते हो। कौन सा कोड लिख सकते हो? एक ऐसा इंजन था यहाँ पर। क्या था भाई? जब आप इस प्रोजेक्ट को चलाते हो ना, मेरी बात गौर से सुनिएगा, तो जाहिर सी बात है व्यू का काम क्या होता है? एचटीएमएल के यूआई को दिया, जो भी आपने यूआई बनाई उसको दिखाना। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर किसका कोड लिखा हुआ है? सी शार्प का। तो आपके सी शार्प के कोड को एचटीएमएल कोड में जो कन्वर्ट करता है वो है रेजर इंजन। बात समझ में आई? तो आप जो भी यहां पर सी शार्प लिखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल लूप चलाओगे, क्या सबको 10 बार प्रिंट कर दो, तो वो जो आपके लूप से जो आउटपुट आएगा उस लूप को कन्वर्ट जो करेगा वो रेजर इंजन होगा। बेसिकली रेजर इंजन का काम ये होता है कि सी शार्प के कोड को एचटीएमएल कोड में कन्वर्ट करना। तभी आपके जितने भी व्यूज होंगे उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? सी एस एस टी एम। याद रखिएगा यहाँ पर जो हो कंट्रोलर और मॉडल होते हैं उनकी क्लासेस डॉट सी एस एस, सी शार्प की क्लासेस होती हैं। जबकि व्यू जो है वो बेसिकली क्या होता है? सी शार्प और एचटीएमएल का मिक्सचर होता है। यानी रेजर इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो कि आपकी सी शार्प के कोड को एचटीएमएल के कोड में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आ गई सर? पढ़ेंगे सर, एक एक चीज देखेंगे। अब इसमें देखिए बहुत सारे व्यूज बने हुए, इंडेक्स और प्राइवेसी। अब ये शेयर्ड क्या है ये मैं अभी नहीं बता रहा आपको। बड़ा जबरदस्त फोल्डर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। अब आता है आपके पास ऐप सेटिंग डॉट जेसन। अब ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन क्या है? बड़ा मजेदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इसको तो अब यहाँ ये फाइल प्रोजेक्ट की सेटिंग के लिए होता है। इसमें आप डेटाबेस से कनेक्शन जो बनाते हो वो लिखते हो, या एपीआई कीज या कॉन्फ़िगरेशन वगैरह डेटा जितना भी देना होता है वो सारी की सारी चीजें आप ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइप की लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एपीआई यहाँ पर इंक्लूड करनी हो, तो तमाम कॉन्फ़िगरेशन जो होंगी वो सारी की सारी कहाँ हो रही होंगी? इस ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर। ये इसलिए बता रहा हूं, कल को मैं जब तुमसे पूछूं ना
कि मुझे डेटाबेस का कनेक्शन लिखना है, तो आप क्या बोलोगे, कहाँ लिखे सर? ये फाइल खुद किस फॉर्मेट के अंदर होती है? जेसन, यानी आपके पास की वैल्यू के पेयर में डेटा को रखा जाता है। ये भी समझ में आ गया सर? आगे बढ़े। अच्छा जी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फाइल सर, ये फाइल आपको आप वहां भी देखने को मिलती होगी सी शार्प के प्रोजेक्ट में, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग कोड होता है। यहां पर ये देखो, ये जो होती है प्रोग्राम डॉट सी एस, बेसिकली दिस इज द मेन फाइल जहां से आपकी एप्लीकेशन चलना शुरू करती है। इसमें क्या है सर, यहाँ पर हम एक बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन को बिल्ड करता है, और बिल्ड करने के बाद एक वेरिएबल में डाल देता है। फिर हम इस बिल्डर का इस्तेमाल करके एक सर्विसेज को अपनी ऑन करते हैं ताकि हम एमवीसी आर्किटेक्चर को यूज कर सकें बाय यूजिंग दिस मेथड ऐड कंट्रोलर विथ व्यूज, ताकि कंट्रोलर व्यूज के साथ कनेक्शन या कनेक्टिविटी क्रिएट करवा सकें। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस बिल्डर की हेल्प से ऐप को बिल्ड करते हैं और फिर इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं, किसके अंदर, ऐप के अंदर। इसको छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, ये हटा भी दो तो फिलहाल के लिए कोई इशू नहीं है। अगर इसकी बात करो तो मैं बताऊं ऐप से क्या होता है। ऐप का इस्तेमाल करके आप रीडायरेक्शन को ऑन कर सकते हो। आपकी जो सीएसएस जेएस और इमेज वाली फाइल है ना सर, वो जो रन हो रही है वो इसकी मदद से हो रही है। अगर आप ये यूज स्टैटिक फाइल वाला आप जो मेथड है वो हटा दोगे ना, ये आपके पास बेसिकली एक देखो इंटरफेस बना हुआ है, अगर आप इसको हटा दोगे ना तो आप सीएसएस जेएस और इमेज को हिट नहीं कर सकते या यूज नहीं कर सकते। तो ये जो आपके पास सीएसएस और इमेज और जेएस आपके पास यूज हो रही है ना, ये इसकी हेल्प से हो रही है। अगर मैं इसको पूरा बताऊं, ये आपकी राउटिंग को एग्जीक्यूट करता है, ये आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। यहां से आपका पहला राउटिंग, ये आपकी राउट बनी हुई फर्स्ट राउट, यानी जब मैं प्रोजेक्ट को चलाता हूं ना, बाय डिफॉल्ट कौन सा कंट्रोलर चलता है, उस होम कंट्रोलर में कौन सा एक्शन चलता है, यानी मेथड कौन सा चलता है, इंडेक्स, देखो बता रहा है, ये वाला इंडेक्स चलता है। और जब इसकी व्यू पे क्लिक कर गो टू व्यू, तो आपको ये वाला देखो, ये लिखा था ना लर्न अबाउट डिस्क एएसपी डॉट नेट कोर वेलकम, देखो यही तो लिखा हुआ था, देख लो, चेक कर लो, यही तो लिखा हुआ है। मैं दोबारा चला लेता हूं सर, ये देखिए, यही तो लिखा हुआ है, देखा आपने? तो ये जो आ रहा है ना सर, ये इसकी हेल्प से आ रहा है। इस ये बाय डिफॉल्ट राउट डिफाइन किया, यानी कल को अगर मैं अपना कोई बाय डिफॉल्ट राउट खोलना चाहता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर सेट करूंगा और उसके बाद आपकी ऐप रन हो जाती है। ये सिंपल सा कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर आप फर्दर अपनी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी यहीं पर करते हो, और बहुत सारी चीजें आप अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर करते हो। याद रखिएगा, आपकी जो डॉट नेट की वेब एप्लीकेशन है वो चलना कहाँ से शुरू करती है, आपकी इस प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल से। इस फाइल्स के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, तमाम स्टैटिक फाइल्स को ओपन किया जाता है, राउटिंग को ऑन किया जाता है। आप अपने राउटिंग यहाँ से कर सकते हो, आप अपनी स्टैटिक फाइल को ऐड कर सकते हो, ऑथराइजेशन यहाँ पर कर सकते हो, कंट्रोलर विथ व्यूज की कनेक्टिविटी भी यहाँ से की जा रही होती है। आई होप आपको एक छोटा सा ओवरव्यू समझ में आया होगा इस स्ट्रक्चर को देख के। अगर आपको उस स्ट्रक्चर को देख के कोई प्रॉब्लम, कोई फाइल समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, एनीवन, कोई क्वेश्चन? लारावेल कितनों ने पढ़ी है? सभी ने पढ़ी है। लारावेल से ज्यादा आसान है ना फोल्डर स्ट्रक्चर, है ना? लारावेल में कितना कॉम्प्लेक्स होता था कि ये फोल्डर है, वो उस फोल्डर में रखो, इधर रखो, उधर रखो। यहाँ पर देखिए शुरू होते ही खत्म हो गया। सर, जी, व्यू के अंदर हमें एचटीएमएल फाइल दिख गई, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट भी व्यू में ही आता है। आते हैं सर बिल्कुल, लेकिन वो सारी स्टैटिक फाइल्स कहाँ रखते हैं हम लोग? यहाँ रखते हैं ना सर, ये हाँ, रिंग। रखते हैं। हाँ। अब तुम कहोगे सर लिंक तो नहीं हुई हुई, है ना, फिर भी आ रही है। असल में वो यहाँ से आ रही है, मैं तुम्हें कहा था बताऊंगा बाद में, लेकिन खैर तुम अगर पूछ रही है, देखो, समझे? उस व्यू वाली जगह हम सिर्फ एचटीएमएल की फाइल ही रखेंगे। वो ये बेसिकली एक बार हेडर और फुटर बना हुआ है इसका, बाकी जो बीच में कंटेंट है वो एक बार रेंडर हो रहा है। वो पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के, थीम वगैरह लगाऊंगा तो इंशाल्लाह सिखाऊंगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझो कि इसमें कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी है ये, सीरियसली बहुत ईजी है, समझने में इजीली समझ में आ गई। लारावेल का फोल्डर स्ट्रक्चर उठाओ और डॉट नेट का उठाओ, तुम खुद कहोगे सर डॉट नेट का तो इजी, देखते ही समझ में आ जाता है। करते तो ये बस वो जो अलग से वो बनाना है हाँ, वो मैं हमको, समझाऊंगा तुम्हें। जो हाँ, वो एक अलग से एक और बन गया बस वो इससे फायदा क्या होगा, सेपरेट काम हो गया ना सर आपका, काम सारा सेपरेट। याद रखिएगा डॉट नेट कौन सा इंजन को यूज करता है, है। रेजर इंजन, और लारावेल ब्लेड इंजन को यूज करता है। अच्छा, वो ब्लेड क्या करता है, वो पीएचपी के कोड को एचटीएमएल में कन्वर्ट करता है, यहाँ पर रेजर क्या करता है? ठीक है, HTML। दैट्स इट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके फर्दर न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।